देखिए इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट या पहला टाइप आपने नाउन पढ़ा। नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद नाउन में आपने जेंडर, पर्सन और नंबर, ठीक है ना, इतना चीज जाने। अब देखो प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का वह चैप्टर है, वह भाग है, यदि आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें तो आगे जितने भी कंपटीशन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से दिए जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा भेद है, ठीक है ना। अब इसको समझें तो एक एक पार्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है घर पे दोहराते रहेंगे तो अच्छे से इसको समझ लेंगे आप। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आज तक आप प्रोनाउन में क्या क्या जानते थे? केवल ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू। इसके बाद कोई भी शब्द आता था तो आपके दिमाग में आता था कि प्रोनाउन नहीं है। जैसे व्हाट लिख करके आ गया तो कहोगे क्वेश्चन मार्क है तो प्रोनाउन नहीं है। हु लिख करके आ जाए तो कहोगे क्वेश्चन वर्ड है तो प्रोनाउन नहीं है। दिस लिख के आ जाता है तो कहते हुए प्रोनाउन नहीं है, कहते थे ना। लेकिन आज प्रोनाउन के प्रत्येक भाग को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि सचमुच प्रोनाउन कहाँ होता है, उसका कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। नाउन के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में पहला भाग होता है पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, पोसेसिव एंड एम्फैसिंग। किसी भी पार्ट का नाम उसके काम के आधार पर नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो नाम के आधार पर ही देखो, पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, आप इसको देखेंगे। पार्ट एक आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पर्सनल व्यक्तियों के लिए या पर्सनल वस्तुओं के लिए, ठीक है ना। अब देखें, जैसे नाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है वैसे प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई मीन्स एक वचन, एक का बोध कराता है, और वी बहुवचन का बोध कराता है। अच्छा, नाउन आपने देखा होगा सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट के रूप में आता है और कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसी प्रकार से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, लेकिन उसका नामकरण अलग हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या होगा? ऑब्जेक्ट, मी। तो आई और मी आपको यदि कहीं दिखता है, आई माने मैं और मी माने मुझे, समझ में आ रहा है ना। आई माने मैं और मी माने मुझे। जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो मी लिखते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो आई लिखते हैं। किसके लिए? सिंगुलर नंबर, है ना। वी बहुवचन, वी माने हम या हम सब, है ना। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू, यस। तो जहां पर भी ये दोनों, ये सारे प्रोनाउन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह यूज हम इसे करते हैं तो इसे हम कहते हैं, ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना। नाम से ही समझे, पर्सनल प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया? उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन में होता है यू।
ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। यहाँ यू माने होगा तुम और यहाँ पे यू माने होगा तुम्हें। समझ आ रहा है ना? जब ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखा जाएगा तो वहाँ इसका हिंदी अर्थ होगा तुम्हें, और जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्या होगा? तुम। यू का प्रयोग हम अपने से छोटे और बड़े दोनों के लिए करते हैं। यू माने तुम भी होता है और यू माने आप भी होता है, ठीक है ना? इसके बाद प्लूरल में भी, जब प्लूरल में पहुंचते हैं तो यू का यू ही होता है। क्या होता है? यू। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू का क्या होगा? यू। तुम सब या आप सब, ठीक है ना? शब्द वही है, इसका यू प्लूरल नहीं बनता, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट रूप में। क्लियर हो गया? अब देखिए थर्ड फॉर्म में, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी और इट, एक वचन में। इसके पहले भी हमने पढ़ा चुका है इसको कि ही सी इट का बहुवचन क्या होता है जब नंबर पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। ही का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, और सी का प्रयोग फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर, और इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है ना। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, उसे, ठीक है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट। हो गया? तो जहां पर ये शब्द में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, ही, सी, इट या हिम, हर, इट, तो हम क्या मानेंगे? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या कहेंगे इसे? पर्सनल प्रोनाउन। अब इसी का बहुवचन रूप प्लूरल फॉर्म में आता है दे, ठीक है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ही, सी, इट के जगह दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। क्लियर हो गया? चलिए देखें आगे। आप इसको याद करेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे। जब इन प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, यू आर ए गुड बॉय। बॉय क्या है? बॉय प्रोनाउन नहीं है, क्या है? नाउन है। लेकिन यू क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है ना। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दे लव मी, वे मुझसे प्रेम करते हैं। दे सब्जेक्ट के रूप में है और मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी किसका है? ये फर्स्ट पर्सन का, आई का ऑब्जेक्ट मी है ना। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ना। यहाँ पर वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है ना। उसी प्रकार से यू टॉट अस मैथ, तुम हमें गणित पढ़ाते हो। यहाँ पर यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और अस क्या है? ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस में जब ये सारे शब्द आते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट चलो देखते हैं। चलो प्रोनाउन का दूसरा पार्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना। इसका हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। अभी आप तो ही सीट केवल जान रहे थे ना कि यही सर्वनाम होता है, बाकी कुछ होता है नहीं है, क्योंकि इससे अधिक बताया ही नहीं गया था आपको, लिखाया गया था तो आपने याद किया नहीं। दूसरा पॉइंट होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दो चीज का यूज होता है, अधिकतर यूज होता है ईच अदर या वन अनदर। आप पुस्तकों में लिखा हुआ देखे होंगे
ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग जब दो लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, दो वस्तुओं के लिए, ठीक है ना, दो लोगों के लिए या दो प्रोनाउंस के लिए या दो नाउंस के लिए, ठीक है ना, और दो से अधिक लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वन अनदर का, ठीक है। तो ये भी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। कौन? ईच अदर और वन अनदर। समझ में आ गया? जैसे सेंटेंस में देखिए, इसका यूज, ईच अदर और वन अनदर का यूज जो है कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। समझ में आ गया? इसका प्रयोग हमेशा दो नाउन के बीच या दो प्रोनाउन के बीच, है ना, प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते थे, है ना। तो ये क्या कर रहा है? ईच अदर माने एक दूसरे से, राम सीता से और सीता राम से। तो दोनों के बीच ये संबंध स्थापित कर रहा है, किसका? पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध। तो यहाँ पर ईच अदर को हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझ आ गया? जब दो लोगों के बीच संबंध स्थापित होता है, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वहां पर ईच अदर का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरा है दे हेल्प वन अनदर। वे एक दूसरे की सहयोग करते हैं या आप एक दूसरे की सहयोग करते हैं। अब बहुत सारे पूरे क्लास में इतने भैया बहन बैठे हैं, यदि कहा जाए कि आप जो है एक दूसरे की सहयोग करते हैं, तो अब संबंध क्या है? इतने समूह का पारस्परिक संबंध जब होता है तो वन अनदर, एक दूसरे से। समझ में आ गया? दे हेल्प वन अनदर। समझ में आ रहा है ना? जब दो लोगों के बीच संबंध स्थापित होता है तो ईच अदर का प्रयोग, और जब दो से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक संबंध बनता है तो वहां पर वन अनदर का प्रयोग होता है। ये ग्रामर की बेस लाइन है। ट्रांसलेशन तो बहुत इजी है, नियम जान सकते हो, लेकिन बनाने का, शब्द रखने का तरीका तभी आपको समझ में आएगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब भी आपको बताया गया है। क्या होता है? शब्द भेद। जो भी सेंटेंस बनता है शब्दों से ही बनता है, लेकिन शब्दों के बीच भेद क्या होता है, किसको कहाँ लिखते हैं और कहाँ लिखने पर उसका क्या हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पे स्पेशल क्लास आपकी ली जा रही है। देखें, दे हेल्प वन अनदर, तो आप साथ साथ प्रोनाउन भी सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है ना, एक दूसरे से या आपस में, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन जब दो लोगों के बीच पारस्परिक संबंध होता है तो ईच अदर, और जब दो से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक संबंध होता है तो वन अनदर, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के प्रोनाउन में देखा आपने। अब तीसरा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेत करना, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, है ना। ये चार शब्द आते हैं। दिस और दैट क्या है? सिंगुलर है, और दीज दोज क्या है? प्लूरल। स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, अब देखो, मैं कहूं कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए, संकेत किया जा रहा है ना। दिस इज ए माई बुक, दिस इज ए माई बुक। तो यह संकेत किसके तरफ है? कॉपी के तरफ, किताब के तरफ, है ना। तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज ए बॉय, संकेत किया जा रहा है, तो वहां दैट को हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? दीज आर टेबल्स, दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि संकेत कर रहा है एक से अधिक वस्तुओं के लिए। 2000 काउस, है ना, बहुत से सारी गायों की तरफ संकेत हो रहा है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है ना?
अब देखिए, अभी तो आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के बाद आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसी तरीके से एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों में अंतर क्या है इसको आप समझेंगे। जब पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव तो वहाँ आप थोड़ा से कंफ्यूज होंगे, लेकिन यही समझा देते हैं आपको, वहाँ जब पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा फिर एक बार, ठीक है। दिस इज ए माई बुक, यह किताब मेरी है, और दिस बुक इज माइन। यहाँ पर माई का यूज जो है पोसेसिव रूप में हुआ है, अपने के लिए, है ना। और यहाँ आई का माइन ऑब्जेक्ट होता है। आई का माइन भी लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है माइन, यहाँ पे माइन लिखा गया। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक, दिस माने यह, बुक माने किताब। जब नाउन के पहले दिस आता है इसका मतलब दिस नाउन की विशेषता बतलाता है। समझ में आ रहा है ना। केवल कहें किताब मेरी है तो इसका अर्थ लोग वो कहेंगे नहीं यह किताब मेरी है ना। तो दिस जो क्या है इसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि बुक मेरी ही है। जब दिस का प्रयोग नाउन के पहले होगा, दिस बुक इज माइन, तो उस पोजीशन में हम दिस को कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया। उसी प्रकार से दैट इज रेड बॉल, वह लाल गेंद है ना। तो दैट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन कहा जाए कि द बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड, या द रेड बॉल इज माइन, उसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल उसकी बाल को बता रहा है कि बाल कैसा है, लाल है, विशेषता बतला रहा है ना। तो उस पोजीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखेंगे। चलो अब प्रोनाउन का चौथा भाग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, समझ रहे हो ना। जब प्रोनाउन का यूज हम अपने के लिए करते हैं या तुम अपने के लिए करते हो, या कोई भी नाउन, कोई प्रोनाउन जब स्वयं अपने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्पष्ट हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए कैसे जाते हैं, प्रोनाउन में हम यस ई एल एफ सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हम बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। इसमें जुड़ेगा है सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन में, प्रोनाउन में जुटेगा या पोसेसिव केस में जुटेगा, है ना। इसको जोड़ के बनाते हैं। जैसे देखिए प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, आई होता है ना, लेकिन इसका पोसेसिव केस क्या होगा, माई, अपने के लिए होता है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। अपने के लिए आई का क्या होगा, माई। तो मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम माने अपने के लिए जो शब्द आते हैं उसी में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। समझ में आ रहा है। अब आई का माई होता है, माई एक वचन है, तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे, माई सेल्फ, माई सेल्फ। समझ में आ गया। माई सेल्फ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, वी का क्या होता है, आवर होता है ना। आवर कैसा है, प्लूरल नंबर है ना। तो इसके साथ हम जोड़ देंगे आवर सेल्फ, यस ई एल वी ई यस, ये हो जाएगा उस पोजीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। अब सेकेंड पर्सन में आते हैं। यू का क्या होगा, यू या योर होगा ना। यदि यू सेल्फ लिखेंगे तो ये सिंगुलर नंबर का होगा, यू सेल्फ। एक प्लूरल नंबर है तो क्या लिखेंगे, योर सेल्फ, योर होगा यहाँ पे, योर सेल्फ है ना। योर सेल्फ लिखेंगे तो सिंगुलर नंबर को दर्शाएगा, और योर सेल्फ लिख देंगे तो प्लूरल नंबर। क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए, हिम
हिम के लिए क्या होगा? हिम, ही, हर और इट क्या है? पोसेसिव केस में। हिम सेल्फ लिखते हैं तो सिंगुलर का होगा, हर सेल्फ हो जाएगा और इट सेल्फ हो जाएगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। इनका प्लूरल होता है देम। देम सेल्फ लिखेंगे तो SELVE, यस, देम सेल्फ। क्लियर हो गया? तो सेल्फ और सेल्फ दोनों को जब हम प्रोनाउन में जोड़ते हैं तो उस दशा में वह प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल देखें, he loves himself, he loves himself। लव मीन्स प्रेम करना। किससे करता है? स्वयं से। माने इसका यूज किसका है? स्वयं के लिए है। तो उस पोजीशन में हिमसेल्फ को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से यू हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को खुद चोट पहुंचाए हो, तुमने स्वयं ही अपना नुकसान किया है ना? यहाँ पर योरसेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से यू हर्ट योरसेल्फ, याद रखो ये बहुवचन है, यू सेकेंड पर्सन है, तुम लोगों ने अपने आप का खुद नुकसान किया है ना? तो सेल्फ और सेल्फ लगाने पर जो प्रोनाउन होता है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, चले देखें 5वां नंबर प्रोनाउन का होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव शब्द सुनते आ रहे हो आप। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न पूछना, ठीक है ना? तो जब जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वहां पर उस शब्द को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, आप कौन हो? प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है? हु, है ना? व्हाट इज योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का क्या नाम है ना? तो व्हाट शब्द जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है और सेंटेंस में यूज है। उसी प्रकार से विच पेन, विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन सी है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप कह सकते हो कि हमारी कलम नहीं है, ये भी कह सकते हो कि हमारी कलम है। पूछने वाले को क्लियर नहीं है विच इज योर पेन, क्लियर नहीं है ना? तो प्रश्न पूछने का काम जो काम करता है, जो शब्द है, उस पोजीशन में इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? हु का कौन, होम का किसको, व्हाट का क्या, विच का कौन सा, और हुज माने किसका। ठीक, विच का प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए और विच का, हुज का प्रयोग मैस्कुलिन के लिए या फेमिनाइन के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए। ठीक है ना? अब देखिए इसमें डाउट होता है, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन वह शब्द कहाँ पर रखेंगे तो क्या कहा जाएगा ये जानना जरूरी है। ठीक है ना? जैसे कहा जाए विच इज योर पेन, आपकी पेन कौन सी है, माने प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें संदेह, विच इज योर पेन, आपकी पेन कौन सी है। तो उस दशा में आपकी पेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसी को कहा जाए विच पेन इज योर्स, माने क्लियर है कि आपकी पेन है, लेकिन इनमें से कौन है। तो जब प्रोनाउन, नाउन के पहले मैंने बताया जब ये शब्द आएगा विच, तो उस पोजीशन में विच को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? लेकिन जब विच का प्रयोग, विच इज योर पेन, तो यहाँ पर विच क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना? तो आप किसी शब्द को ये कह नहीं सकते हैं, आप विच को ये नहीं कह सकते कि विच जो है प्रोनाउन है। विच एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? आप देखें
अभी आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, शब्द वही है विच, व्हाट, हु, लेकिन यदि इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है तो हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और जब ये शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो हो जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम संबंध जोड़ने के लिए करना शुरू कर देते हैं तो उस समय हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, उस समय इसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, हु माने जो या जिसने, हु माने जिसे या जिसको, व्हाट माने जो कि, विच और हु जिसका या जिसकी। जैसे देखिए, द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। द बॉय, यह एक सेंटेंस है, दो नाउन्स को जोड़ने के काम करते हैं। द बॉय, वह लड़का, हु माने जो, है ना, इज, हु इज रनिंग, जो दौड़ रहा है, इज माई ब्रदर, वह लड़का जो दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। तो दो सेंटेंस को जब ये जोड़ने का काम करता है हु, तो उस पोजीशन में हम इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। स्पष्ट हुआ। अभी तक आप लोग हु को समझ रहे थे कि ये क्वेश्चन वर्ड्स है, लेकिन आज आपने देखा कि हु प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और नाउन के पहले यदि इसको हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया ना। तो ये प्रोनाउन के काइंड्स हैं। इस प्रकार से आपने 6 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में सीखा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में जो 4 भागे बचे हुए हैं उसको फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है।